तो आज जो है ओवरव्यू लेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं हम तो उसमें एंशिएंट भी आएगी, मिडाइवल का पार्ट भी आएगा और मॉडर्न का पार्ट भी आता है, आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से हैं हमारे। मेंस में ही इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की बात की इन्होंने, पास्ट की बात की। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम बात करते हैं तो जो टाइम पीरियड है, अगर रफली सी बात करते हैं तो कौन सा टाइम पीरियड आता है उस टाइम पे? प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं ना हम। प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन कौन से पार्ट हैं डिफरेंट? हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अगर हम रफली इसकी बात करते हैं तो 2 लाख बीसी से लेके कब तक, नियर अबाउट 3000 और 3500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में लेते हैं, और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक जो नियोलिथिक वाला पार्ट है उसमें लिया जाता है। हाँ जी दिव्यांग, बिल्कुल ठीक। इज इट क्लियर? जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में के बारे में ही बात करते हैं, अगर हमने इसका रफली सा आइडिया देखा, अब थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे सारी चीजों का। क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सा आप ये जो टर्म्स हैं और एक जो जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर फिर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हमारे, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होगी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात होगी तो स्पेसिफिकली उसके ऊपर लेक्चर होगा। अगर ऋग्वैदिक एज की बात होगी, ऋग्वैदिक पीरियड की बात होगी तो स्पेसिफिकली लेक्चर बनेगा। उसके बाद जनपदास, महाजनपदास, या जो डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी की बात आती है, शिशुनागा डायनेस्टी की बात आती है, नंदा डायनेस्टी की बात आती है, मौर्यंस की बात आती है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली होगा। उसके बाद गुप्ता। एक क्या है कि एक रफली सी टाइम लाइन और जो जो इनके दौर में जो जो रही थी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हिस्ट्री से क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं? डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। ठीक है, अगर इन जनरली हम बात करते हैं, पहले जो टाइम पीरियड था, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उस टाइम पे क्या था, जो जीवन था, जो लाइफ थी वो कैसी थी? टिपिकल थी या आसान थी? आसान। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, कौन सा? ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक भी जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड है, अर्ली ऋग्वैदिक और लेटर ऋग्वैदिक। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा बात करते हैं तो जो अर्ली वाला फेज था उसमें तो सब चीजें सही थी, सारी चीजें सही थी, 1 बाय 1 देखेंगे उनको। लेकिन जो लेटर वाला था उसमें जो इविल्स थे वो बढ़ गए। ठीक है, किसकी तरफ चले गए? जो कठिन लाइफ थी उसकी तरफ हमने शिफ्ट कर लिया। फिर क्या था, फिर एक आसान जीवन की तलाश में ढूंढना शुरू किया, और फिर उसके बाद निकल के आया 6th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एट दैट टाइम नियर अबाउट 72 रिलीजन जो है, 72 के आसपास 72 धर्म निकल के आए। उसमें से जो मोस्ट डोमिनेटिंग थे उस टाइम के वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो बात कर रहे हैं हम, ये कब की कर रहे हैं? 3000 ईयर्स एगो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, जो पोर्शन हमने कर लिया। अब हम 300 ईयर्स एगो की बात करते हैं तो उस टाइम पे लाइफ कैसी थी? आसान थी या कठिन थी? ड्यूरिंग द ब्रिटिश टेन्योर या ब्रिटिश एरा टफ थी ना। अगर मैं यहां पे एक टर्म यूज करता हूं, एक ली जाती है सरप्लस और एक ली जाती है सबसिस्टेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक सरप्लस इकोनॉमी होती है, एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है। गुजारे लायक, और यहां पे ठीक है, मतलब ये जो राइट टाइम, अगर हम करंटली बात करते हैं तो अभी हम कौन से फेज में हैं? सरप्लस वाला। ठीक है, 2013 में यूपीए के टाइम पे फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए। ठीक है, वो एक किसका बेस्ट एग्जांपल है? सरप्लस का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की बात करें
अगर हम वहां पे देखते हैं हमें बड़े बड़े जो है वो अन्नागार मिलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि उनकी जो इकोनॉमी रही होगी उस टाइम पे वो कैसी थी, सरप्लस की। अगर हम 300 इयर्स एगो की बात करते हैं, 300 साल पहले की बात करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कैसी, सबसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे एक्सप्लॉइटेशन किया गया, ठीक है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ वो हमने देखा, ठीक है, उन चीजों को हमने अच्छे से पढ़ा। ब्रिटिशर्स कब आए थे इंडिया में? 1606 में, ठीक है, 1606 में। अब क्वेश्चन यहां पे राइज होता है कि डू द ब्रिटिशर्स वो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे या रूल करने के लिए आए थे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? 1606 में आए ना ब्रिटिशर्स। भारत में, भारत के खिलाफ पहली लड़ाई कब लड़ी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा? इंडिया में इंडिया के खिलाफ फर्स्ट जो वॉर लड़ी गई वो कब लड़ी गई थी? 1750। इसमें सोचने वाली क्या बात है इतनी सारी? इससे पहले 1612 में हमने पढ़ा कि जो पोर्चुगीज के अगेंस्ट थी, उसके बाद फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ी गई, वो थी फॉरेन पावर के अगेंस्ट। हमने बोला यहाँ पे कि इंडिया में, इंडिया के खिलाफ फर्स्ट वॉर कब लड़ी गई? 1757। अगर हम यहां से रफली देखें 1606 से लेके 1757, नियर अबाउट 150 ईयर्स, लगभग लगभग 150 साल। तो क्या कोई कंट्री जो है वो इतना टाइम ले लेती है किसी भी वॉर के लिए? अगर जो सर्कमस्टांसिस, अगर हम इससे पहले देखेंगे प्रीवियसली, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक देखेंगे, मोहम्मद गौरी का अटैक देखेंगे, बाबर का अटैक देखेंगे, तो कितना टाइम लिया? 10 से 15 साल, 20 साल। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? 1526। जबकि इन्वेजन जो थे वो स्टार्ट करना कब से कर दिए गए थे? 1567 से, बाबर के द्वारा, ठीक है। सक्सेसफुल कब हुआ? 1526। तो मतलब यहां से ये चीज तो क्लियर है कि फर्स्टली इनिशियल फेज में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो किसके पर्पज से आए थे? ट्रेड के लिए। लेटर ऑन जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसिस थे, ऐसे बने कि जिसके बाद उनको जो था वो यहां पे रूल करना पड़ा, जो कि सरासर सही था या गलत था? बोलो, गलत था या सही था? आप क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए, हमारे लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में सही था, गलत था, ठीक है। जो हमने देखा वो गलत हुआ। अगर हम बात इनिशियली करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इसका टाइम पीरियड है, टाइम फेज है, वो कब से कब तक का लिया जाता है? 3000 बीसी से लेके लगभग लगभग 1500 बीसी तक का। और अगर हम चालकोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो वो भी 4000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का ही टाइम पीरियड जो है वो चालकोलिथिक पीरियड का लिया जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? उसको जो है अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मिड वाला और लेटर। हड़प्पन। अब इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा गया या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा गया? क्योंकि जो मैक्सिमम जो एक्सकवेशंस की गई थी वो ऑन द बैंक ऑफ नियर बाई, जो इंडस रिवर के नियर बाई का एरिया था वहां पे ही की गई थी मैक्सिमम एक्सकवेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे फर्स्ट साइट एक्सकवेट की गई थी वो कहां पे की गई थी? हड़प्पा में की गई थी। दैट्स वाई, ठीक है। अगर हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, नियर अबाउट कितनी साइट्स जो हैं वो टोटल डिस्कवर की गई थी टिल नाउ, लगभग लगभग अगर हम रफली लें तो 1450 के आसपास साइट्स हैं, जिसमें से जो मेजर ऑफ द साइट्स हैं वो इंडिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ में बात करें तो कहां पे है? जम्मू कश्मीर, मांडा में, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो आलमगीरपुर, यूपी में। और वेस्टर्न पार्ट की बात करें जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में आता है, वो सुक्का, गैंडोर की बात आता है, वहां तक ये सारी की सारी साइट्स जो हैं वो स्ट्रेच है, ठीक है। और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे कौन सी साइट मिली, और जो वहां पे हमें रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, वो कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पे जो लाइफ थी वो कैसी थी? सिंपल थी, सेटल्ड थी, और सरप्लस जो इनकी इकोनॉमी रही। लेटर ऑन हम जब बात करते हैं ऋग वैदिक पीरियड की, ऋग वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड रहा वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, 1500 बीसी टू 1000 बीसी अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 बीसी टू
600 BC लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम यहां पे दोनों का कंपैरिजन करें और इसको जो है हम पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में हमें देखने को क्या मिलता है कि वहां पे जो बेसिक यहां पे जो लोग करते थे ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे, वो क्या करते थे, रियरिंग। रियरिंग मतलब एनिमल जो थे वो लोगों ने पाले हुए थे। अब सीधी सी बात है, अगर एनिमल्स रखे होंगे तो उनको चराने के लिए घूमना फिरना पड़ता होगा, ठीक है। तो जो लाइफ थी वो कैसी थी, नोमैडिक लाइफ, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर करते हैं लोग तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आयरन की जो थी वो आविष्कार, लोहे का आविष्कार भी यहाँ पे हो चुका था। तो मतलब लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, सेटल्ड रहेगी। कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे वर्णा सिस्टम प्रेजेंट था ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, नहीं समझे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। और यहां पे जो वर्णा सिस्टम प्रेजेंट था वो कैसे था, शर्मा का बेटा शर्मा, वर्मा का बेटा वर्मा, गुप्ता का बेटा गुप्ता। लेटर ऑन जब, अब यहां पे देखना आप इविल्स, यहां पे वुमेन्स के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मतलब वो जो थी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, जैसे किंग जो राजा चुना जाता था उसमें पार्टिसिपेशन, जो जितनी भी मीटिंग होती थी उनमें पार्टिसिपेशन, विडो रीमैरिज में उसमें भी उनका था महत्वपूर्ण योगदान। और उसके अलावा इंटरकास्ट मैरिजेस यहाँ पे प्रेवलेंट थी। लेकिन जगह अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड की या लेटर ऋग्वैदिक पीरियड की, तो यहाँ पे जो था वो सती प्रथा हमें देखने को मिलती है, जो कब तक चलती आई, फिर जिसको अबॉलिश किया 1829 में, ठीक है। वर्णा सिस्टम की बात करते हैं। अब मान लो जैसे इनिशियली ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, अगर मान लो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण है ना, उनका क्या काम होता है, पूजा पाठ करना, इसके अलावा टीचिंग्स, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें टीचिंग्स के लिए, ठीक है। क्षत्रिय का क्या काम होगा, वॉर लड़नी, या ठीक है जो देश की प्रोटेक्शन के लिए जो भी उनके तरफ से होगा। उसके अलावा जो वैश्यास थे वो फॉर द ट्रेड, ठीक है, इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से। लेकिन जब हम लेटर ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया, राजा का और यहाँ पे किंग की पोस्ट को भी, यहाँ पे इलेक्ट होके आ रहा था, यहाँ पे किंग की पोस्ट को क्या कर दिया गया, हेरिडिटरी, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे किंग का पर्पस क्या था, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक। और यहाँ पे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्वायर करना ज्यादा से ज्यादा था। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखना चीजों को कनेक्ट करते जाना, यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम ऋग्वैदिक पीरियड की, तो यहाँ पे अभी भारत जैसी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। मैं क्यों इस टर्म को यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है जना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। अगर हमने यहाँ पे बात की कि ये लोग रियरिंग करते थे, मतलब नोमैडिक लाइफ थी, ठीक है। जना का मतलब अगर हम रफली बोले कि एक जना में 200 से 300 लोग, 200 से 250 लोग रहते थे, कबीला टाइप, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, जनपद, और उसके बाद महाजनपद। मतलब अगर हम इसको लोअर लेवल से देखें, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और फिर अगर महाजनपद लेटर ऑन आया, कितने थे टोटली महाजनपद, 16। अगर इनको कंबाइंड कर लिया जाए फिर बनेगा अखंड भारत। 16 महाजनपदा की बात करेंगे तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें आते हैं अंग, मगध, काशी, कौसाल, बज्जी, मल्ला, छेदी, कुरु, पंचाल, गंधार, उज्जैनी, अवंती भी आते हैं इसमें, ये सारे के सारे, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि इविल्स बढ़ गए, ठीक है। कंपैरेटिवली किया हमने कि जो सिचुएशंस लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में थी, तो एक क्षत्रिय क्लास थी जहां से अराइज हुआ, रिबेल हुआ अगेंस्ट दीज एविल्स, या जो सिचुएशंस थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, और वहां से निकल के आए बुद्धिज्म और जैनिज्म 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। मतलब कि सिंपल जो लाइफ का बिल्कुल आसान तरीका है उसको ढूंढने के लिए, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, बुद्धा को क्या बोला जाता है, यस और नो, ठीक है।
तो यहां से निकल के आते हैं फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म। फिर अगर हम लेटर ऑन बात करते हैं कंटेम्परेरी ही यहां पे, ठीक है, अगर महाजनपदास की बात करते हैं, अब यहाँ पे 16 महाजनपद थे, और साइड वाइज अगर हमने अशोका वाज द वन हु कंक्वेयर ऑलमोस्ट ऑल द महाजनपदास, और जो सबसे ज्यादा ताकत लगाई थी, जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगाई थी, वो कौन से जनपद पे, महाजनपद पे लगाई थी? कलिंगा पे, कलिंगा वॉर पे। वहां पे सबसे ज्यादा उन्होंने मारकाट की थी, किसके द्वारा? अशोका ने। अशोका के टाइम पे ही इन्होंने जो था वो पूरा का पूरा कंक्वायर कर लिया था, पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया था सभी महाजनपदास को। अगर हम उससे पहले की बात करते हैं, हरियंका डायनेस्टी पहले आती है, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, फिर नंदा डायनेस्टी आती है, और उसके बाद मौर्यास। ठीक है, मौर्यास में अगर हम जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर की बात करते हैं, उसमें जो सबसे पहले आते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोका के दादाजी थे। उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद आफ्टर दैट अशोका की बात आती है। ठीक है, अगर यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं, 298 बीसी में क्या हुआ? पावर में आते हैं कौन? हाँ जी, बिंदुसार। ठीक है, इनकी जो डेथ होती है 273 बीसी में, लेकिन जो कोरोनेशन होता है किसका? अशोका का, वो 269 बीसी। फिर ये बीच वाले 4 साल जो है 4 ईयर्स, ये कहां गए? किसके बीच में? एग्जैक्टली गृह युद्ध, नॉट वॉर। अगर यहां पे एग्जैक्टली हम टर्म यूज करें, गृह युद्ध। ये जो 4 साल थे, सबसे पहले जो ओथ ली गई थी, प्रण लिया गया था, किसकी तरफ से? अशोका की तरफ से, कि सभी भाइयों को हराने के बाद जो है मैं अपना कोरोनेशन करवाऊंगा, या गद्दी पे उसके बाद ही बैठूंगा। तो जो उनकी कोरोनेशन की गई वो कब की गई थी? 269 बीसी में। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, अगर बिंदुसार की बात करते हैं, और अशोका की बात करते हैं, तो अशोका ने कौन सा धर्म जो अपनाया था? बुद्धिज्म। और बिंदुसार जो इनके फादर थे, उन्होंने कौन सा? आजीविका सेक्ट से जो थे वो उन्होंने उसको अपनाया था, आजीविका सेक्ट को। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात जब आती है, जैनिज्म। ठीक है, जो जिसके बाद उन्होंने सलेखना परफॉर्म किया था ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। सरवन बेलागोला में सलेखना परफॉर्म किया था। सलेखना वॉज जनरली, उसमें जो है वो खाना पीना छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। 269 बीसी की बात आती है, और जो कलिंगा की वॉर हुई थी वो कब हुई थी? 261 बीसी में। सबसे ज्यादा जो है अपनी एनर्जी इन्होंने इसी वॉर में वेस्ट की थी। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं, महाजनपदास की बात कर रहे हैं, हमने बोला कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद है वो कौन सा है? मगध। क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मगध कैसे जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था? देखो, सबसे पहले जो जनरली बात आते हैं, जो मगध वॉज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द द्वाब रीजन। गंगा एंड यमुना का जो द्वाब वाला, द्वाब का मतलब समझते हैं ना, जो 2 रिवर के बीच का एरिया होता है उसको बोला जाता है द्वाब। हाँ जी, ये सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है जो द्वाब रीजन होता है। अगर इसके अलावा हम देखें, जो आपने बात की शुरू में स्ट्रेटेजिकल पोर्शन की बात, अगर इन जनरली हम देखते हैं, यहां पे क्या प्रेजेंट है? नॉर्दर्न साइड में हिमालय, यहां पे बे ऑफ बंगाल, यहां पे इंडियन ओशियन, और यहां पे अरेबियन सी। अगर हम इन्वेजन की अगर बात करते हैं, जितने भी जो इन्वेजन हुए ड्यूरिंग द एंशियंट और मेडाइवल टाइम, ठीक है, वो कहां से किए गए थे? नॉर्थ वेस्ट साइड से। यहां पे जनरली एक हिंदू कुश रेंज है, और वहीं पे ही प्रेजेंट है कौन सा पास? खाइबर पास। तो जो जितने भी इन्वेजन हुए थे वो यहीं से, खाइबर पास। पास क्या होता है? दर्रा। दर्रा क्या होता है? पास क्या होता है? दर्रा। दर्रा क्या होता है? पास। अगर हम देखें, यहां पे क्या है? वाटर। यहां पे क्या है? वाटर। यहां पे क्या है? वाटर।
अब शिप की तो उस टाइम पे क्या आविष्कार हुआ नहीं था। उससे पहले जो जितने इन्वेजन हो रहे थे, या अफगानिस्तान से, अरब रीजन से आए, या सेंट्रल एशिया से आए, वो सारे के सारे सेम इसी रूट से थे जो था, वो जितने भी इन्वेजन हुए यहीं से हुए। अब हम बेसिकली बात किसकी कर रहे थे, ये मैंने जनरली ओवरव्यू दे दिया आपको। हम कर रहे थे बात मगध की। यहां पे कौन सी रेंज है, विंध्या रेंज। ये जो एरिया है यहाँ पे है विंध्या रेंज, और जनरली मगध वाला जो रीजन है वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। जो टिम्बर वुड है, लकड़ी है, हाथी वाली जो आपने बात की, रिसोर्सेज, वो सबसे ज्यादा जो थे वो इसी रीजन में प्रेजेंट थे। दैट्स वाई द मगध वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद जो सभी में से था। और जो सबसे बड़े जनपद थे, लार्जेस्ट, वो थे उज्जैनी और अवंती। ठीक है। 261 बीसी में जो है वो अशोका ने कलिंगा की वॉर, जो महाजनपद जीतने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा जो एनर्जी वेस्ट की थी, और जो जितनी मारकाट इनकी तरफ से की गई थी, उसका जो है हमें जो लेटर ऑन एक्सप्लेनेशंस मिलती है, जितनी भी हिस्टोरियंस के द्वारा, उनके द्वारा बोला भी जाता है। और उस टाइम पे अगर हम यहाँ पे देखने को मिलता है तो चाइनीज जो ट्रेवलर थे उन्होंने विजिट किया था एट दैट टाइम वाज उपगुप्त। ठीक है, जिनके अंडर उन्होंने फिर लेटर ऑन बुद्धिज्म को एम्ब्रेस भी किया था। उपगुप्ता ने जब एंटर हुए, वो जो प्लेन वहां पे ग्राउंड थे, जो सिचुएशन थी, तो वो सारे के सारे कीचड़ लाइक सिचुएशन थी वहां पे। कीचड़ किस चीज का, जो सिर्फ और सिर्फ खून और मांस था। ठीक है, फिर उसके बाद जो था वो टोटली टिल्टेड हो गए, और उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को अपनाया, और बुद्धिज्म को इंस्टेड स्प्रेड भी किया। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी और बेटे संघमित्रा और महेंद्रा को जो था वो सबसे पहले फर्स्टली सिलोन, श्रीलंका के लिए उनको भेजा था, स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि जो इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया, कन्क्वायर किया, उसको जो था लेटर ऑन संभाल नहीं पाए कौन, जो नेक्स्ट जनरेशन थी किसकी, मौर्यास की, या जो अशोकास की नेक्स्ट जो लास्ट रूलर हुए वो कौन थे, बृहद्रथ। तो सेम इन सिचुएशन। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो जो लेटर ऑन जितनी भी डायनेस्टीज आई, गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, वो जो छोटे छोटे किंगडम रहे उसके बाद। अगर इसके बाद हम एंटर करते हैं किसके ऊपर, मेडाइवल फेज में। अगर हम मेडाइवल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग जो हैं इसको 700 एडी भी लेते हैं, कुछ हिस्टोरियन जो हैं इसको ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी और गौरी के टाइम पे भी लिया जाता है, और कुछ में जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, बात करेंगे, तो कहां से करेंगे, 712 में जो फर्स्ट अटैक किया गया था वो किसकी तरफ से किया गया था, जो फर्स्ट अटैक किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब, 712 एडी। ऐसा नहीं था कि उसका अटैक यहाँ पे, बेसिकली जो मोहम्मद बिन कासिम था वो क्या था, मंसूर अल हजाज जो अरब का किंग था, उन्होंने उसको अटैक करने के लिए भेजा था। और 711 एडी में दो लोगों को भेजा था, अब्दुल्ला एंड बुंदेला, दो लोगों ने अटैक किया था, लेकिन वो डिफीट हो गए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे अपने फर्स्ट अटैक में। और इसके बाद अगर हम लेटर ऑन बात करते हैं तो मोहम्मद किसका अटैक होता है, गजनी और गौरी। आप क्यों कंफ्यूज हो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किस किसके बीच में हुई, मोहम्मद गौरी के टाइम पे। कब हुई, 1191 एडी। और ये जो हम बात कर रहे हैं 1000 एडी की बात कर रहे हैं, ये मोहम्मद गजनी के टाइम पे हुआ है। टोटल कितने अटैक किए थे गजनी ने, 17 अटैक्स। अगर हम लेटर ऑन बात करते हैं 1191 एडी की बात करते हैं, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है किस किस के बीच में, गजनी और गौरी, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में फर्स्ट बैटल होती है, जिसमें किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, गौरी, जिसमें गौरी की डिफीट हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट ही अटैक किया गया था किसके द्वारा, गौरी के द्वारा। ठीक है, इससे पहले भी अटैक हुए थे, 1175 से उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ मुल्तान। उसके बाद जो थे उन्होंने कंटिन्यूसली अटैक किया, और जो सक्सेसफुल हुए वो कब हुए, 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें जो है वो डिफीट होती है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। और जो पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखी गई,
चंदबरदाई, वो उनके साथ ही मैक्सिमम टाइम रहते थे, तो वो बोलते थे कि वो काफी अच्छे पोइट भी थे। जब उनको जो है सामने इसके साथ जो था कॉन्स्पिरेसी के तहत जो था वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया गया सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, किसके द्वारा? राजा जयचंद ऑफ गढ़वाल, जिसकी बेटी के साथ शादी की थी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। 1194 में जयचंद को फिर से हरा दिया जाता है, किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा, बैटल ऑफ चंदावर। 1194 में होती है बैटल ऑफ चंदावर। इससे पहले बोला जाता है कि जब उनको यहां से बंदी बना के ले जाया जाता है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। 3-4 लाइनें पढ़ते हैं, क्योंकि सामने जो है वो स्टेज में कौन बैठे होते हैं? गौरी, और उनके साथ कौन होते हैं? जयचंद। जब उनको बंदी बनाया गया, सामने किसको रखा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि सर कलम कर दिया जाए, लेकिन जो राजपूत वाली बात थी, राजपूतों वाली बात थी, मुझे जो है वो बंदी बनना जो है वो मंजूर नहीं है। ठीक है, इसी के चलते जो है बोला, वहां पे जब उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं, जब उनको दिखाई नहीं देता, तो 3-4 लाइनें पढ़ते हैं। कौन? चंदबरदाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। मतलब कि जो सामने जो स्टेज लगाई होती है, किसकी? गौरी की, उसको वो डेजिग्नेट करते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये पोजीशन है। 4 बांस 24 गज, मतलब डिस्टेंस बता रहे हैं, इतने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। और उसके बाद जब वो किसकी वजह से, जो साथ में बैठे होते हैं राजा जयचंद, उनकी वजह से जो है वो बच जाते हैं। कौन? गौरी। नहीं तो उसी टाइम जो था उनकी मृत्यु तय थी। एक अलग अलग तरह की बातें लिखी जाती हैं। फिर लेटर ऑन अगर हम बात करते हैं, इस फेज से निकल के आते हैं 1194 बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें जयचंद को भी हरा दिया जाता है। और 1206 की बात करते हैं, फिर कौन सा फेज आता है, कौन सा टाइम पीरियड आता है? दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके 1526 का। ठीक है, ठीक है या गलत है? दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंट्री ऑफ बाबर, यहां पे। इससे पहले 1206 जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है, किसके अंदर? स्लेव डायनेस्टी। क्यों स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला गया इसको? द फर्स्ट रूलर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। बेसिकली ये बोला जाता है, इसमें अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इन द आर्मी ऑफ, जो इनके सबसे भरोसेमंद, किसके? गौरी की ही आर्मी में ये डिप्लॉयड थे। इसके बाद इनको यहाँ पे जिम्मा दिया गया, किसके लिए? रूल करने के लिए। जो सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार बनाई जाती है जो फर्स्ट। बेसिकली इसमें जो है वो 3 अलग अलग रूलर्स का जिक्र आता है। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। जो रिपेयर करवाया था उन्होंने, जब लाइटनिंग का स्ट्राइक हुई थी किसके ऊपर? जो लास्ट मंजिल थी किसकी? कुतुब मीनार की, उसको उन्होंने लेटर ऑन रिपेयर करवाया था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1290 तक का है। अगर फर्स्टली बात करें हम, 1206 से लेके 1290 तक का जो पीरियड आता है वो आता है स्लेव डायनेस्टी का। इसके बाद जो सेकंड थे वो कौन थे? सेकंड वो खिलजी। खिलजी में जो सबसे फर्स्ट रूलर था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। लगता है पद्मावत देखी नहीं है किसी ने, देखी नहीं थी किसी ने, देखी थी जब आए फिर भूल गए वो सारे। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। द फर्स्ट रूलर वाज जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद जो सेकंड आए वो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम इन जनरली बात करें तो पद्मावत आप लोगों ने देखी भी होगी, और उसके बारे में बोला जाता है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जयसी। 1540 में, 1540 में लिखी गई थी। उस टाइम पे कौन थे रूलर? शेर शाह सूरी वॉज एट दैट टाइम। बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, 1539-40। ठीक है, हुमायूं को तो जो था वो एग्जाइल में भेज दिया गया था, वो भटक रहे थे उधर उधर। ठीक है, तो 1540 में लिखी गई थी क्या? पद्मावत। तो उसमें ही ये बोला जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का
ने जो अटैक सबसे पहले, अगर हम इनिशियल फेज में, अब देखो जो फर्स्ट अटैक किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा या अरब के द्वारा 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम यहाँ पे, मैंने आपको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बताई थी, तो ये जो टेन्योर हो जाता है, स्पेसिफिकली हम कब की बात करते हैं, 1206। 1206 के बाद भी 1290 तक का जो टेन्योर आया, ये किसका आता है, सबसे पहले स्लेव्स का। 1206 से लेके 1290 तक का आया स्लेव्स का, और 1290 से लेके 1320 कौन आए, खिलजीज। तो बोला जाता है 1292 और 93, 1292 और 93 के आसपास की बात है, वहां पे फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किया गया था देवागिरी के लिए। देवागिरी इज इन साउथ इंडिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है, टफ टेरेन, विंध्याचल रेंज के कारण जो था, अब तक कोई भी जो इन्वेडर थे, फोर्सेस थी, वो क्रॉस नहीं कर पाई थी ये वाला रीजन। तो अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट हु रीच्ड इन द साउथ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो भंडार थे किसके, सोने के, या मतलब जितने भी जो रिसोर्सेज थे, वो सबसे ज्यादा अब भी साउदर्न मोस्ट पार्ट में थे। 1292 93 की ये बात हो रही है, और 1302 और 3 में बोला गया, जो कहां से हमें पता चलता है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत जो बुक लिखी गई थी, उसमें बताया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने अटैक किया था चित्तौड़ में, रावल रतन सिंह, और एक बार फिर से देखना जाके, ठीक है, जब ये वाला पार्ट करेंगे, रानी पद्मावत, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली उसने भी काफी ज्यादा फोर्स वहां पे लगाई थी, और जो सबसे ज्यादा इनका जो अटैक रहा था उस टाइम पे, चित्तौड़ में सबसे ज्यादा अटैक भी किया था उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली वो जीत नहीं पाए थे उसको, और उसके बाद वो अचीव भी नहीं कर पाए थे किसको, रानी पद्मावती को। लेटर ऑन उन्होंने जौहर परफॉर्म कर लिया था, ठीक है, अपनी जितनी भी उनकी रानियां थी। ये बात हो रही है किसकी, खिलजीज की। खिलजीज के बाद कौन आते हैं, तुगलक, ठीक है। तुगलक के बाद वो देखेंगे हम कि कैनाल सिस्टम के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन रहती है, और फिरोज शाह तुगलक का बताया मैंने इनको, जो रिपेयर के लिए बात आती है कुतुब मीनार की। उसके बाद लेटर ऑन आती है किसकी बात, सैयद का। सैयद का बड़ा शॉर्ट सा टाइम है, यहाँ पे लिख लिया हमने 1320, और जो तुगलक का टाइम पीरियड है वो 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक किसका रहता है, तुगलक का। और 1414 से लेके सैयद का बड़ा शॉर्ट सा टाइम पीरियड है 1451 तक, और 1451 से लेके कब तक, 1526 तक किसका रहता है, लोधीज का। लोधीज वर द फर्स्ट अफगान फोर्सेस टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। लोधीज की जब हम बात करते हैं, बहलोल लोधी की बात आती है, सिकंदर लोधी की बात आती है, और इब्राहिम लोधी की बात आती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, इब्राहिम लोधी। यहां पे हमने बात की किसकी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने 1 बाय 1 देखा, स्लेव्स का, खिलजीज का, तुगलक का, सैयद का और लोधीज का। उसके बाद एंट्री होती है किसकी, बाबर की, मुगल की, ठीक है। बेसिकली जो बाबर की अगर हिस्ट्री को देखा जाए, तो बोलते हैं कि जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1482। जब इन्होंने अटैक किया, तो अटैक स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने 1507 से। कहां पे, इंडिया में। अटैक कौन से रीजन से हो रहे थे हमने देखा, मैंने जो आपको बताया यहाँ पे, हिंदू कुश रेंज और खाइबर पास वाला जो रीजन बताया। अब यहाँ पे बोला ये गया कि जो एक तरफ किसकी सेना थी, इब्राहिम लोधी की, जो कितने में थी, लाखों में। दूसरी तरफ किसकी सेना थी, बाबर की, जो कितने में थी, 10 या 15,000 के करीब। फिर भी जो है वो बाबर जीत गया किससे, इब्राहिम लोधी से। रीजन बिहाइंड इट, घोड़े और आर्टिलरी। फर्स्ट टाइम जो तोपों का यूज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया, बाबर के द्वारा किया गया। दैट्स वाई उन्होंने जो था वो सक्सेसफुली विन हुए किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इसके बाद जो है रिपीटेडली आगे भी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ पानीपत होती है। इसके बाद 1527 में कौन सी बैटल होती है, बैटल ऑफ खानवा, किसके साथ, राणा सांगा। उसके बाद चंदेरी की होती है, और उसके बाद घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। चंदेरी, खानवा, चंदेरी और घाघरा 1530 में जो है वो
डेथ हो जाती है किसकी, बाबर की। सेकेंडली बोला जाता है कि जब 1526 में फर्स्ट बैटल लड़ी पानीपत की, उसके बाद जो है जब सेकंड बैटल लड़ते हैं किसके साथ, राणा सांगा के साथ, तो वहां पे मना कर देते हैं जो जितनी भी फोर्स होती है, फौज होती है किसकी, बाबर की लड़ाई लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि 1507 से तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो लड़ाइयां लड़ रहे थे कौन, जो बाबर की सेना थी। 1526 आते आते सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी गई पानीपत की, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई राणा सांगा है, राणा सांगा के सामने जो लड़ना कोई आसान बात तो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जो है, वहां पे जो मैक्सिमम फोर्सेस हैं उनकी, वो बैक स्टेप कर लेती हैं और वो बोलते हैं कि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। फिर क्या रीजन हुआ कि जिसके बाद जो था वो अल्टीमेटली लड़ाई लड़े भी और जीते भी। बाबर ने, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बाबर ने वहां पे नारा दिया किसका, जिहाद का। मतलब गैर इस्लामिक जो स्टेट्स हैं उनको क्या बनाना है, बोला इस्लामिक, ठीक है। उसके बाद जो थे उसने अपनी जो आर्मी थी, जो सेना थी, उसमें एक नई जान फूंक दी और उसके बाद वो लड़ाई लड़े राणा सांगा के साथ और उसके बाद वो उसमें जीते भी। 28 में भी जीते, 29 में भी। 1530 में बोला बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ होती है, इसके पीछे बोला जाता है कि जब उनके बेटे होते हैं कौन, हुमायूं, वो एक बड़ी ही गंभीर क्रिटिकल बीमारी से जो है वो पीड़ित होते हैं और वहां पे एक वैद्य बुलाया जाता है, या एक जो आप अगर देसी भाषा में बोल लें तो जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं, चेला टाइप, वो बुलाया गया। तो उसमें वो बोला गया कि अगर बाबर अल्लाह से दुआ मांगे कि जो बीमारी उनके बेटे को है वो उन्हें हो जाए और जो उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ठीक वैसा ही हुआ। बोलते हैं कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और कुछ ही दिनों में जो है उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, हुमायूं, और अल्टीमेटली 1530 में जो है वो डेथ हो जाती है किसकी, बाबर की। हुमायूं का जो टाइम पीरियड था, टेन्योर था 1530 से लेके, लेकिन जो मैक्सिमम टेन्योर था उनका आउटसाइड द इंडिया ही बीता, ठीक है। 1500 था। इनकी जो मैक्सिमम बैटल्स रही वो किसके साथ रही, शेर शाह सूरी के साथ रही। शेर शाह सूरी का जो था वो रूल रहा और 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ भी हो जाती है। शेर शाह सूरी की कंट्रीब्यूशन को भी देखेंगे हम, इनकी सबसे ज्यादा मानी जाती है ग्रैंड ट्रक रोड जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, शेर शाह सूरी के द्वारा। इसके अलावा जो पट्टेदारी सिस्टम को लॉन्च किया गया इंडिया में, जमीन पट्टे पे दी जाती है, वो भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया। लेटर ऑन 1555 में जो है वो बैटल होती है सरहिंद की और माछीवाड़ा की। वहां पे जो है वो डिफीट कर दिया जाता है जो लेटर सूरीज होते हैं, उनके जो आगे के इनके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, उनको जो है वो डिफीट कर दिया जाता है। और उसी डिफीट के बाद बोलते हैं कि अल्टीमेटली लास्टली उस लड़ाइयों में जीत जाते हैं। और एक दिन अपनी लाइब्रेरी में जो है, उनकी लाइब्रेरी टॉप फ्लोर में थी, वहां से जब नीचे उतर रहे होते हैं तो उन्होंने, जब नमाज का टाइम होता है, नमाज करने के बाद लंबा सा गाउन पहन रखा था किसने, हुमायूं ने, उनके बोला पाँव में लगता है और उसके बाद वो सीढ़ियों से गिर के जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या कि एट दैट टाइम जो अकबर थे वो कहां पे थे, आउटसाइड द इंडिया। उनको जो है 14 साल की उम्र थी, इंडिया में नहीं लाया गया। अब लगभग लगभग 5-6 महीने का टाइम पीरियड था जब उनको पता चला कि उनके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो उसी दौरान जो है वो आक्रमण किया जाता है, वॉर की जाती है किसके द्वारा, हेमू विक्रमादित्य के द्वारा। जो 5-6 महीने का टेन्योर होता है ना, बोला इस, वो जो था वो नॉन इस्लामिक या हिंदू जो रूलर था वो रहा था उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में शॉर्ट स्पैन के लिए। लेटर ऑन जब अकबर की वापसी होती है, अकबर जब आते हैं, बैटल होती है दोनों के बीच में, कौन सी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उसमें जो है उनकी आंख में जो है वो तीर लगता है और अल्टीमेटली जो है उनको बाद में मार भी दिया जाता है। और फिर पिक्चर में आते हैं कौन, 1556 के बाद अकबर। अकबर के बारे में फिर उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उनको अलग से देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अकबर के जो बेटे थे वो कौन थे, जहांगीर। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम था, नूरजहां, या मेहरून निसा भी उनको ही बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा। मतलब मोटा मोटा बात करते हैं तो 712 से लेके 1707 तक का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि हमने लेटर मुगल के बारे में पढ़ा हुआ है पहले कि जो उनका टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो कैसा रहा, टर्बुलेंट वाला, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग
फाउंडेशन रखी गई थी किसके टाइम पे, बाबर के टाइम पे या अकबर के टाइम पे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माना गया है उनको, वो लेटर ऑन बाद में नहीं संभाल पाए। ठीक है, वो इकबाल के द्वारा मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो लाइनें गलत नहीं लिखी गई हैं उनके द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहान से, लेकिन नामो निशान बाकी है हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नहीं समझे कि मतलब आप आज तक पूछ लो, आज तक देख लो कि जो इतने टाइम तक हमारे ऊपर ओवर द टाइम पीरियड ब्रिटिशर्स का रूल रहा, उसके पहले मुगल का रूल रहा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी जो है वो चट्टान की तरह खड़े हुए। ठीक है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, जो हमारी अगर कल्चर है, अगर सेकेंडली बात करें कि तलवार के दम पर जो है वो सभी ने जीता आज तक, लेकिन जो कल्चर की बात करते हैं हम, या जो हमारा हेरिटेज रहा है उसके दम पर जो है, उसके दम पर आज तक कोई नहीं जीत पाया इंडिया को। ठीक है, अगर सेकेंडली हम बात करते हैं कि इंडिया का जो अगर आता है जेनेसिस आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कब बना, कैसे शुरुआत हुई, किसी को कोई नहीं पता, मतलब अजर अमर। तो ये जो है वो कंटेक्स्ट में बात आती है, जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए, गजनी ने अटैक किया, गौरी ने अटैक किया, पूछ लो कि उनकी कंट्री, अहमद शाह अब्दाली का अटैक देख लो, नादिर शाह का अटैक देख लो, जितने भी बड़े बड़े जो धुरंधर आए वो कहाँ हैं यार, जो उनके देश हैं वो कहाँ पे हैं यार। ठीक है, तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यहां तक 1707 तक का जो है वो फेज क्लोज हो जाता है, किसमें, मुगल्स में। 1707 से लेके फिर 1857 का वो हमने देखा, और उसके कंटेम्प्ररी ही 1498 में जो है वो एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगर डिफरेंट फेजेस में देखें तो एंट्री होती है, फिर स्ट्रगल बिटवीन द यूरोपियन पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स होती हैं जितनी भी, उनके बारे में बात आती है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, और गांधीयन एरा एंड भारत की आजादी। ये जो था आपका बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट था एंशियंट और मिडाइवल इंडिया का पार्ट।